हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्लास 12th का सबसे लास्ट टॉपिक है। पहली बात ये है, इसलिए क्या होता है ना कि कई बार ये बच्चे छोड़ देते हैं, सिलेबस में पढ़ते नहीं हैं और उनका एग्जाम आ जाता है। बट इसकी खास बात यह है ना कि ये टॉपिक बहुत आसान है समझना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कई बार इसमें से केवल थियोरेटिकल सवाल ही पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो आसानी से एग्जाम्स में नंबर आया जा सकता है और इसका वेटेज भी काफी अच्छा खासा है, ट्वेल्थ में भी और कंपटीशन में भी है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि इस टॉपिक को अच्छे से तैयारी कीजिए और इसमें बहुत ही सब सिंपल सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपको मुझे लगता है कि वो 10-20 सेकेंड में एक अच्छा प्रॉब्लम्स इसमें बन सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसलिए भी जरूरी है पढ़ना क्योंकि जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं उसे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है आज के ह्यूमन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो टुडे वी आर लिविंग इन इलेक्ट्रॉनिक एरा। ठीक है, और लेट अस से सेमीकंडक्टर एज, जैसे पहले होता था ना आयरन एज, स्टोन एज और कॉपर एज, उसी टाइप से ये आयरन एज जैसे होता था उसी टाइप से जो है हम लोग आज का जो जमाना है, जो एरा चल रहा है, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर एज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास सब जगह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल है, प्रेजेंट है। हमेशा आप अपने आसपास देख लीजिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपके आसपास बिल्कुल प्रेजेंट होगा किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो आज के एरा को हम लोग सेमीकंडक्टर एज कह सकते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर एज। वी कैनॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ अ डे विदाउट इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप आराम से बोल सकते हैं कि आज के समय में कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन नहीं करता हूं। आप बाउंड है करने के लिए, आप करते रहते हैं। तो जिस जिस चीज से हमारा लाइफ बिल्कुल ही इंटीग्रेटेड है उसके बारे में जानना वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, जैसे आप टेलीविजन को ले लीजिए, अपने आसपास देखिए, टेलीविजन है आपके पास, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो इसके अंदर में क्या चल रहा है वो अब इस टॉपिक के एंड तक आपको मोटा मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस कंटेन्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड चिप्स। ये जो बताया जा रहा है कि एक दो नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस। देखिए, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मतलब करोड़ों और अरबों सेमीकंडक्टर्स छोटे छोटे से चिप्स में होते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, इन सब में लगे हुए होते हैं। तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है इस समय का। ठीक है, ये आईसी जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे इसको देखिए, ये चिप्स है आपका, है ना, ये चिप्स हो गया। देखे होंगे आप लोग, कई बार सर्किट्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। इसको देखिए, देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना कंप्यूटर्स में, टेलीविजन में, मोबाइल फोन्स में इस टाइप के आपको चिप्स दिखते हैं। ये सारे चिप्स क्या हैं? ये जो चिप्स हैं इसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि ये सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं, अच्छा सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये प्रोसेसर है। देखिए, ये प्रोसेसर टाइप का है, इसमें बहुत सारे ये बहुत ही कंप्यूटर का जो सबसे मेन ब्रेन जिसे कहते हैं ना, वो यही है, प्रोसेसर। यही जो है वो क्या करता है, आपको कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है प्रोसेसर। ठीक है, तो आखिर सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ी क्यों? व्हाई, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाई डू वी नीड देम? क्यों भाई? ऑलरेडी तो हमारे पास पहले से ही कंडक्टर्स जानकारी थी कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स अच्छे अच्छे कंडक्टर जैसे कॉपर हैं, सिल्वर हैं, आयरन है, ये सभी तो कंडक्टर्स हैं। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। फिर ये सेमी कंडक्टर्स की क्यों जरूरत पड़ गई? और नाम से भी लगता है कि ये कंडक्टर्स उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि सेमी कंडक्टर है, आधा कंडक्टर है कि नहीं। तो फिर सेमी कंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास अच्छे कंडक्टर्स ऑलरेडी थे ही, तो सेमी कंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में होता है। Semiconductors are those materials whose conductivity is between conductor and insulators. Insulators जानते हैं आप लोग, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, उसे इंसुलेटर्स कहते हैं। तो कंडक्टिविटी के मामले में तो भाई सेमीकंडक्टर कमजोर है कंडक्टर से। कॉपर से कंपेयर कीजिएगा तो सेमीकंडक्टर जो भी मटेरियल हो
वो सेमीकंडक्टर कमजोर पड़ जा रहा है। फिर क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई? थ्रू सेमीकंडक्टर्स वी कैन कंट्रोल इवन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर इन एन इजी वे विच इज नॉट पॉसिबल विथ गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर और सिल्वर। यही रेवोल्यूशनरी आइडिया है। यही क्या बोल रहा है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। एक तो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग बहुत बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, जो कि माइक्रो एम्पियर में, देखिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंडक्टर के केस में नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल विद कंडक्टर। अगर कॉपर के साथ सोचिएगा कि ऐसा हो जाए कि एक एक इलेक्ट्रॉन को सोच समझ के छोड़ा जाए कि तू जा तू मत जा, तो वो नहीं पॉसिबल है, वो सेमीकंडक्टर में पॉसिबल है। और इसी की वजह से सेमीकंडक्टर जो होता है ना, वो स्पेशल हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, एकदम माइक्रो एम्पियर के लेवल में करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे हाथ में मोबाइल डिवाइसेस हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा करंट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है करंट के फॉर्म में, तो वो सेमीकंडक्टर्स की वजह से हो पा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमारे पास कंडक्टर्स तो थे ही, तो सेमीकंडक्टर की क्या जरूरत पड़ी, तो ये आंसर इसका हो रहा है। बेटर कंट्रोल होता है और बिल्कुल ही क्या बोला जाए, माइक्रो एम्पियर लेवल के करंट को ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और क्या है, बिफोर डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर, अच्छा जब तक सेमीकंडक्टर की डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इस तरह के जो भी डिवाइसेस थे, बने थे कुछ कुछ डिवाइसेस, वो कैसे काम करते थे जान लेना जरूरी है। ऑल ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर यूजिंग सीआरटी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब भी उसे बोला जाता था। किसके लिए यूज होता था? फॉर कंट्रोलिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ये जो माइक्रो एम्पियर कह रहे हैं ना, तो चलो माइक्रो नहीं लेकिन मिली एम्पियर तो हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसे कंट्रोल होता था पहले? तो वो कैथोड रे ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब के थ्रू हो रहा था। क्या है ये वैक्यूम ट्यूब? एक तरह का वैक्यूम ट्यूब कुछ ऐसा डिवाइस था, जैसे कि एक ट्यूब ले लिए या बल्ब ले लिए, ग्लास बल्ब, और इसके अंदर वैक्यूम कर दिए, और यहाँ पर एक कैथोड और एक एनोड रहेगा। एक बैटरी से प्लस से कनेक्ट कर देंगे, एक माइनस से कनेक्ट कर देंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन छूटेगा कैथोड से और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते रहेगा ये, और इस तरह से कंडक्ट करेगा। और यहाँ पे कुछ जाली वगैरह लगा देंगे, जिसे ग्रिड कहा जाता है, जिसे कि कंट्रोल किया जा सके, इसको भी कुछ वोल्टेज दे दिया जाएगा। टॉपिक नहीं है इसलिए इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर से पहले अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल किया जाता था, तो कैसे डिवाइसेस में कैसे यूज होता था। ठीक है, तो सीआरटी हो गया। सीआरटी कैन बी अंडरस्टूड एज एन ओल्डर वर्जन ऑफ सेमीकंडक्टर। ओल्डर वर्जन ऑफ सेमीकंडक्टर कैथोड रे ट्यूब से समझा जा सकता है। ठीक है, इसको देखिए, अजीब लग रहा होगा आप लोगों में से तो कई लोग इसको देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये पुराने टेलीविजन हैं जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, इंडिया में कहिए तो 20 साल पहले ये चलता था कई घरों में। 20-30 साल पहले की ये टेलीविजन हैं। ये रिमोट वाला जमाना नहीं था कि रिमोट से ऐसे कर दिए और टेलीविजन ऑन हो गया, ऑफ हो गया, नहीं, और सारे चैनल चेंज हो जाते थे। इसमें इस टाइप के कैपेसिटर कुछ लगे हुए होते थे, जिससे क्या किया जाता था, फ्रीक्वेंसी, चैनल, ये सब चेंज किया जाता था। ठीक है, और टेलीविजन का स्क्रीन बड़ा होता था, और टेलीविजन को दीवार पे तो बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए कि इसका पीछे वाला एरिया में ही सब कुछ होता था, और बहुत बड़ा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से होता था, ऐसे दिख रहा होगा आपको, ऐसे ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप में है। ऐसे क्यों होता है ऐसे? सोचिए, इसलिए होता था ना क्योंकि यहां पर एक ट्यूब होता था ऐसे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैथोड रे ट्यूब। समझ रहे हैं, ट्यूब होता था। ये वाला जो ट्यूब है, इसी ट्यूब से होकर के ऐसे ट्यूब जाता था ऐसे, और इलेक्ट्रॉन यहां से जा करके यहाँ पर एक ये जो है स्क्रीन जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट है, जिस पर जा करके इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद स्पॉट छोड़ता था अपना, और इमेजेस बनता था। ये पुराने टेलीविजन की कहानी है, आज के टेलीविजन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। तो क्या है इसमें, देखिए ध्यान से, क्या क्या है। ये आपका ट्यूब है, ये सपोज कीजिए ये कैथोड ट्यूब है, या वैक्यूम ट्यूब कह लीजिए। इसके अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम इसलिए किया जाता है ताकि अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकरा ना सके, आयोनाइज नहीं हो सके, या टकराने के बाद एनर्जी लूज नहीं कर सके। तो ये जो कैथोड है, ये हीटर है। कैथोड मतलब एक हीटर होता है जो जिसको आप लोग हाई वोल्टेज देकर के उसको हीट करते हैं, और जब ये हीट होता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, उस इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन वगैरह, स्पीड वगैरह दे करके उसको क्या कराया जाता है, स्क्रीन की, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जहां से इमेजेस बनेगा, उस पर स्ट्राइक कराएंगे और इमेजेस बनेगा। तो पहले टेलीविजन में यही होता था।
ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते थे जिससे कि उसको डायरेक्शन दिया जा सके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये चीज समझ में आ गया कि वैक्यूम ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब जो होता था उसी से हम लोग टेलीविजन वगैरह में पिक्चर्स बनता था, पिक्चर ट्यूब भी इसे कहा जाता था। ठीक है, इसे पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता था। तो इलेक्ट्रॉन्स जाते थे इन फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक करते थे और पिक्चर दिखाई देता था। क्लियर है, कोई शक नहीं है यहाँ पे कैसे होता था, उसी का यहाँ पर भी दिखाया गया है किस तरह से बन रहा है। ये हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है, लेकिन कंसर्न आगे जाकर के है। क्या है कि इसके डिसएडवांटेजेस थे जो आज के डेट में नहीं है। क्या डिसएडवांटेज, ये बल्कियर था, बहुत ज्यादा हेवी साइज था। देख लिए अभी आप आज के टेलीविजन से अगर पहले के टेलीविजन को कंपेयर करिएगा तो बहुत ज्यादा, स्पेशली पीछे के साइड में उसका सब कुछ होता था और बल्कियर होता था। यह हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज पे होता था, 220 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, इस पे काम करता था। ठीक है, ये हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज होता था, हाई पावर कंजम्पशन था, इसका पावर कंजम्पशन ज्यादा लेता था, एनर्जी ज्यादा लेता था, लेस रिलायबल था, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली खराब हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि उसको हाथ से जाकर के नोब से ऐंठना है, उस हाथ से जाकर के उसको टर्न करना है, ऑन ऑफ करना है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। रिलायबल कम होता था, इनकी लाइफ कम होती थी, जल्दी खराब हो जाता था और कंट्रोल करना डिफिकल्ट था। रिमोट कंट्रोल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल तो था नहीं कि मोबाइल से टेलीविजन को कंट्रोल कर दिया। आज के डेट में तो बहुत कुछ पॉसिबल है, वो भी वायरलेसली पॉसिबल है। तो ये सब पॉसिबल इसीलिए हुआ है क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो 1930s के आसपास आया था। सेमीकंडक्टर केम इन 1930। आइडिया जो आया ना वो आया था सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी जनरेटेड एंड कंट्रोल्ड इन ए मच इजियर वे देन वैक्यूम ट्यूब। तो जो हम लोग कैथोड रे ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब कह रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता था उससे कहीं ज्यादा इजिली, कहीं कहीं बहुत ज्यादा इजिली जनरेट और कंट्रोल, उसे हीट करके जनरेट किया जाता था। यहां पर वैसा कुछ नहीं, बहुत इजिली जनरेट और कंट्रोल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना है ये किया जा सका सेमीकंडक्टर के। और दिस वाज ए रेवोल्यूशन इन मैनकाइंड हिस्ट्री। सिविलाइजेशन का सबसे, इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो है रेवोल्यूशन हुआ कि तब कैथोड रे ट्यूब लोगों ने फेंक दिया, तो फिर खत्म हो गया, फिर वो टेलीविजन आपको कहीं दिखेंगे नहीं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस, ठीक है, जो वहां डिसएडवांटेजेस थे वो सारे डिसएडवांटेजेस यहां पर दूर हो जाते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ये लो ऑपरेटिंग वोल्टेज पे काम करता है, इनका वोल्टेज होता है वहां 40, 50, 100 वोल्ट में काम करता था, तो यहां पर देखिएगा 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे ऐसे इतने कम वोल्टेजेस पे ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। बिकॉज लो वोल्टेजेस पे काम करता है तो इसका मतलब इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होगा, तो पावर कंजम्पशन इसका कम होता है। साइज इसके बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल साइजेस होता है। मैं बताया ना कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब अरबों करोड़ों अरबों खरबों ट्रांजेक्शन एक छोटे से 1 सेंटीमीटर के चिप्स में होता है। 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का जो चिप्स होता है मोबाइल के अंदर में, जो प्रोसेसर लगा हुआ है, उस प्रोसेसर के अंदर में सोचिए कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत छोटे साइज का हो सकता है, इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है और इस पर बेटर कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर में। तो ये थे सेमीकंडक्टर के एडवांटेजेस जो कि वैक्यूम ट्यूब से कहीं ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर जो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है जो कि प्योर फॉर्म में होता है। एलिमेंट्स जो है सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट्स इसे कह सकते हैं, जिसमें आता है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं। फिर आपके पास आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो होते हैं। अगर इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड, ये दो हैं। ठीक है, एक ये इंडियम फॉस्फाइड, आईएन इंडियम फॉस्फाइड, और गैलियम आर्सेनाइड, ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में। ठीक है, प्योर में तो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया। और फिर अगर बात करें ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में आप क्या आते हैं, एंथ्रासीन एंड पॉलीएनिलीन, ये इस टाइप के होते हैं। तो बस एक दो याद रखना है, कभी कभार कहीं पूछ दिया तो याद रहे। एंथ्रासीन एंड पॉलीएनिलीन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं। गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड ये जो है ये क्या है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है। और प्योर सेमीकंडक्टर जो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, वो सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी होते हैं, लेकिन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब
पूरा का पूरा टॉपिक इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऊपर में रहेगा कि क्यों ये अच्छा सेमीकंडक्टर है, और अगर है तो इसमें क्या क्या होता है। क्लियर हो गया ये बात। और सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट सेमीकंडक्टर क्या है, सोचिए। सेमीकंडक्टर का जो एलिमेंट है सिलिकॉन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर एलिमेंट सिलिकॉन इज अवेलेबल इन एबंडेंस इन नेचर इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब सोचिए अर्थ के क्रस्ट में ही अवेलेबल है। रॉक सैंड्स आर नथिंग बट ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। ये जो पत्थर जो है या बालू जिसे कह लीजिए, ठीक है, यूज होता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, उसमें क्या है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर में यूज हो रहा है। बचपन में हम लोग इससे खेलते थे, याद कीजिए, ये इससे हम लोग बचपन में खेलते थे। आप लोगों के जमाने में तो इस टाइप की एक्टिविटी नहीं दिखती है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले जो विलेज कल्चर हुआ करता था उसमें लोग बहुत आनंद लेते थे इस टाइप की एक्टिविटी में। बालू है, समुद्र या कह लीजिए कि नदी के किनारे बालू में खेलना, उससे घर बनाना। तो ये बालू जो है ना, ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट इसके अंदर में मौजूद है, सिलिकॉन। पूरा का पूरा ये जो सिलिकॉन जो है ना, वो इसी से आता है। इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिलिकॉन, और उससे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं कितनी अजीब बात है, ये क्या है। ठीक है, इसी सिलिकॉन के नाम पर यूएसए में सिलिकॉन, जहां पर इसकी एक्टिविटी, इसके रिसर्च, इसके डेवलपमेंट, इसका मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा हुआ है, उसका नाम सिलिकॉन वैली रख दिया गया है। तो ये में सिलिकॉन वैली है जहां पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन के बारे में समझ गए। सबसे ब्यूटीफुल चीज इसलिए कह रहे हैं कि अर्थ में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, और हमारे पास जिस चीज की वजह से पूरे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में रेवोल्यूशन हुआ है, वो हमारे सबसे आसपास चारों तरफ भटक रहा है। ठीक है, अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में क्या है, पानी है। और पता चला कि जिस दिन साइंटिफिक कम्युनिटी न्यूक्लियर फिशन को सक्सेसफुली अंजाम दे दिया इकोनॉमिक लेवल पर, तो पता चला कि एनर्जी का समस्या ही दूर हो गया। ठीक है, क्योंकि वाटर है, वाटर, ड्यूटेरियम, ये सब जो है, इससे हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक सन, अगर फिशन में सक्सेसफुल हो गए तो। क्लियर है ये बात। चलिए ठीक है, फिर अब सेमीकंडक्टर की असली चीज को समझते हैं, क्या है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या है, ये है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का चीज है ना। ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, और बीच में ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसकी अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसा कि कहा कि ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच का है, तो इसकी कंडक्टिविटी देखिए 10⁻² to 10⁸ सीमेन पर मीटर है। ठीक है, और इसकी है इंसुलेटर की 10⁻⁻9 to 10⁻⁻11, बहुत कम। इसकी बहुत कम है, इसकी बहुत ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर इनके बीच का है 10⁵ से 10⁻⁻6, मतलब कम से लेके ज्यादा के बीच में जो है ना, ये सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच की है। अगर यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर मान लेते हैं वुड है, इस टाइप का कुछ है, ग्लास है जो कंडक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड ले लीजिए। ठीक है, इंसुलेटर होता है डायमंड, तो डायमंड और कॉपर के बीच ये सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर अगर सिलिकॉन है तो उसका इस टाइप का कुछ क्या है, कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं है, कंडक्टिविटी को जस्ट उलट दीजिए, 1 कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, ओम मीटर इसका यूनिट है, तो वही किया गया है। रेजिस्टिविटी कितना है देखिए 10⁻⁻8, और इसी को पलट दिए 10⁻5 to 10⁻6 ओम मीटर, और इंसुलेटर का कितना है। ठीक है, ये फिगर जस्ट एक आइडिया देने के लिए है आपको कि सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का है, और एक रफ आइडिया वैल्यूज का होना चाहिए आपके पास। फिर हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में आते हैं कि आखिर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये जो है, इसमें ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, और कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी। इसलिए एलिमेंट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही हम पढ़ेंगे। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये ग्रुप 14 में पड़ता है। ठीक है, सिलिकॉन का जो होता है जेड जो है सिलिकॉन का, वो कितना है, जेड इक्वल टू 14। अगर 14 जेड है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्लियर है। तो ये जो लास्ट वाला जो है आपका 3s2 3p2, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सबसे आउटर वाला, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जर्मेनियम में देखिएगा तो जर्मेनियम का कितना होता है, Z = 32 होता है,
और ये 32 को 1s2 2s2 2p6 ये करिएगा तो लास्ट में 4s2 4p2। देखिए ये आउटर सेल और ये आउटर सेल दोनों सेम है लगभग, इसलिए ये दोनों ही सेमीकंडक्टर होते हैं। हाँ, कार्बन में भी आउटर सेल इसी टाइप का होता है, 2s2 2p2 और भी होते हैं, लेकिन ये दोनों ही केवल सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। क्यों? उसके रीजंस आप केमिस्ट्री के हिसाब से खुद से सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में कि इनके आउटर सेल्स में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, माइंड कीजिए। क्लियर है? बोथ हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स है इन आउटर सेल्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए, ठीक है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में ही हमें पढ़ना है जब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तब। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है? दे मेक सॉलिड क्रिस्टल विथ ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बिहेवियर, ठीक है। क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जब क्रिस्टल बनाते हैं, ये पहली बात तो सब एलिमेंट क्रिस्टल बनाता नहीं है। दूसरी बात है कि मान लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों जब क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल मतलब समझ रहे हैं, सॉलिड, जिसका जो केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं, फिक्स एफसीसी बीसीसी सबके स्ट्रक्चर्स फिक्स होते हैं। तो जब ये क्रिस्टल बनाते हैं तो एटम्स मिलकर के, बहुत सारे एटम्स आसपास आकर के सॉलिड बनाते हैं। जब क्रिस्टल बनाते हैं तो इनकी जो एनर्जी कन्फिगरेशन होती है ना, वो एक बहुत स्पेशल बिहेवियर शो करती है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, राइट। Silicon and germanium energetically behaves differently when in isolated and when in crystal state। तो जब वो आइसोलेटेड में है, आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम अगर वेपर स्टेट में कहीं पर है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर की जो एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और जब वो एटम्स आपस में मिल करके एक बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड? जो क्रिस्टल में बॉन्ड होता है, तब जो उनकी आउटर सेल की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है। और यही स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से सेमीकंडक्टर जो है ना स्पेशल हो जाता है, समझ रहे हैं। सिलिकॉन इज एबंडेंट इन नेचर, ये भी इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो देख लीजिए 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4 आउटर में। अगर 32 में अगर देखिएगा तो बाकी सब अंदर में है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब आपस में आते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन दिखता कैसा है? अगर मैं बात करूं सिलिकॉन दिखाने की, सिलिकॉन दिखता कैसा है अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये आप पकड़िए, सिलिकॉन का एटम स्टेट में नहीं, ये जो है जब सिलिकॉन एक हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, समझे, sp3 जब हाइब्रिडाइज हो जाता है तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ जाता है। टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। 2 अगर आप एक प्लेन में रखिएगा तो बाकी के 2 जो हो जाएंगे वो अंदर बाहर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। मजा कब आएगा? जब चीजें समझ में आने लगेगी। तो आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में, और मैं समझता हूं कि पूरी कोशिश करता हूं जिससे आपका इसमें इंटरेस्ट बना रहे। तो सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऊपर में पूरा का पूरा गेम है और हमें इसके बारे में जानना है। तो अगर हम सोडियम का बात कर लेते हैं, एनर्जी लेवल का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर सोडियम लेते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना, 11। अगर 11 ये एनर्जी लेवल्स हैं, अगर 11 को 1s2s2p3s, हाँ ठीक है। तो एनर्जी लेवल की अगर बात करें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना, पेयर करेगा। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 11 भरने हैं हमें। यहाँ पे कितने आएंगे? 6 पेयर होता है ना जी, एक्स में, वाई में, जेड में, इस तरह से, ठीक है। तो 6 यहाँ पे आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है 3s में आया है। अब इसके एनर्जी लेवल को समझते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जब किस में स्टेट है? आइसोलेटेड स्टेट में है, ये तब ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये आइसोलेटेड सोडियम वेपर कह लीजिए इसे, आइसोलेटेड सोडियम वेपर, ठीक है। ये आइसोलेटेड सोडियम वेपर है। वेपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, एक सोडियम एटम दूसरे के इंफ्लुएंस में नहीं है, तब उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब सोडियम पास आकर के क्रिस्टल बनाते हैं तब ये स्टेटस नहीं रहता है, तब स्थिति बदल जाती है। क्या होता है उस समय? क्या होता है कि ये स्प्लिट हो जाता है। ये जो एनर्जी लेवल है, जिसे आप 3s एनर्जी लेवल कहते हैं, वो 3s एनर्जी लेवल एक्चुअली क्या होता है ना, इससे स्प्लिट हो जाता है ऐसे। और ये क्यों होता है? रीजन पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल में स्प्लिट होता है, उतना तो हम दिखाएंगे नहीं, ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, ऐसे स्प्लिट हो गया। इसी तरह से जितने भी एनर्जी लेवल हैं सब स्प्लिट्स होंगे। सबसे बाहर वाला जो है वो ज्यादा स्प्लिट होता है और उसके नीचे वाला थोड़ा कम स्प्लिट होता है, लेकिन स्प्लिट हो जाता है। और देखिए स्प्लिट में दोनों हो रहा है, नीचे भी जा रहा है एनर्जी,
घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है कि नहीं, सारा स्प्लिट हो रहा है। तो ये स्प्लिट किस लिए हुआ है? पहली बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट क्यों हुआ। चलिए ठीक है, समझते हैं। स्प्लिट इसलिए होता है कि जब आइसोलेटेड स्टेट में रहता है इलेक्ट्रॉन तो वो दूसरे एटम्स का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही एक सोडियम दूसरे सोडियम के इफेक्ट में आता है तो इसके जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका आउटर सेल है, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होगा कहीं यहां पर। तो उस समय क्या होता है ना कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन है, और इसके और भी बहुत सारे इंटरेक्शन, इसके न्यूक्लियस से, इसके न्यूक्लियस से, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। अब तो ये तो मैं दो की बात की, और इसी तरह से बहुत सारे यहां पर रहेंगे, सोडियम 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 सोडियम, बहुत सारे रहेंगे। तो ये क्या हो रहा है ना कि इंटरेक्शन हो रहा है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन यूनिक है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि ये इंटरेक्शन किसी और इंटरेक्शन से मैच करता हुआ होगा ना, बिल्कुल रैंडम इंटरेक्शन है, और इसलिए इंटरेक्शन के बेसिस पे इसके हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होगी। बस इतना समझ जाइए। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होगी। अब यहां पर वैलेंस सेल की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिट होगा, ठीक है, स्प्लिट होगी, तो स्प्लिट होकर के ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होने के बाद मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी जो है एक स्प्लिट हो गया। अब मान लेते हैं कि 1 मोल सोडियम एटम है, 1 मोल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं 1 मोल सोडियम एटम है, Na एटम। तो 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम हो गए? 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम हो गए। अब इतने एटम हो गए तो इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है, इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि सबका इंटरेक्शन अलग है, सब अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है, और सबकी एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाती है इंटरेक्शन की वजह से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस एनर्जी लेवल, इसमें स्प्लिट जो हुआ है क्रिस्टल में, ऐसा क्रिस्टल जिसमें कि इतने एटम्स हैं, उसमें कितने यहां पर एनर्जी लेवल्स होंगे, छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स की बात करें तो कितने एनर्जी लेवल्स होंगे? तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस केस में, उतने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये सारे के सारे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल का, वो सब इफेक्ट होगा, और सब थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो इतने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आपको इस छोटे से एरिया में मिलेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एक्सपेंशन है उसमें आपको इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। क्लियर हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल अलग हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से मैच करता हुआ नहीं है। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझिए, ठीक है। और रही बात दूसरी, जब ये हो जाता है कि इसका जो पहले ये वैलेंस सेल था, ठीक है, अब इसके एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाने के बाद सोडियम क्या है? गुड कंडक्टर है, और गुड कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि सोडियम, ये जो एनर्जी लेवल जब हाई हो जाता है ना, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और वो क्या कर सकते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आराम से मोशन कर सकते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये एनर्जी लेवल जो है ना फ्री हो जाते हैं। ये बहुत सारा एनर्जी लेवल है, जो यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए उसको, तो थोड़ा भी एनर्जी मिला तो वो चला जाएगा, तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। सोडियम के बारे में ये समझ पा रहे हैं? तो सोडियम का जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्या है? मान लेते हैं कि इन 1 मोल ऑफ सोडियम एटम देयर आर 1 मोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि सोडियम गुड कंडक्टर है। क्यों गुड कंडक्टर है? कहें कि इसका जो एनर्जी जो है, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो ऑलरेडी